स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, एक खबर जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है कि आसमान में जो है फ्लाइट उड़ रही थी और उसमें कुछ लड़के थे जो उपद्रव कर रहे थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून से कोई बच नहीं सकता है। वहां पर भी हमारे सर थे पंकज जी, सीनियर आईपीएस अफसर है। उनके हाथों से वैसे तो कोई बच नहीं सकता, राजस्थान में नहीं बच सकते, तो फिर आसमान तो हमारा खुद का है। सो सर से जानेंगे कि आखिर में उस फ्लाइट में क्या हुआ था, क्या कुछ उन लड़कों ने किया था, सर ने इसे कैसे टैकल किया था, इस पूरी सिचुएशन को। सर, बहुत स्वागत करूंगी और बहुत लंबे समय बाद, बहुत सालों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय में बात करने के लिए समय दिया है। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिगो की वो फ्लाइट, सभी जो है अपने अपनी मस्ती में मस्त होते हैं फ्लाइट में, तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता। क्या कुछ हुआ था, वो पूरी सिचुएशन क्या थी, हम उस आसमान की बात जानना चाहते हैं। देखिए ये विशेष दिन कह लीजिए कि मैं माँ कामाख्या के दर्शन करके वापस आ रहा था। शाम की फ़्लाइट थी 8:30 बजे की, गुवाहाटी टू नई दिल्ली की। जी। और ये 8 मार्च विश्व महिला दिवस भी था। और इस दौरान जो है जो कि घटना घटित हुई, जो कहीं न कहीं प्रश्न खड़े किया इसने, ना सिर्फ इंडिगो के ऊपर बल्कि अन्य सुरक्षा मापदंडों को लेके। मुझे जान मतलब जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो उनमें से हमारी जो सीट के आगे, हम लोग की जो सीट थी वो करीब पीछे साइड में, पीछे वाले इमरजेंसी के आसपास की सीट थी जो है। यूं ही फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो आगे की सीट पे तीन जो सीट होती है उसमें तीन लड़के, जिनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच होगी जो है। आ, उस समय क्या था कि सभी लोग इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच अपने मोबाइल पे देख रहे थे, स्कोर देख रहे थे। तो सभी लोग व्यस्त थे, हालांकि वो हरकतें तो उस समय भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ कर गया और सबके नेटवर्क बंद गए तो फिर उनकी आवाज़ सबको सुनने लग गई जो है। अच्छा, उसी दौरान क्या है, जो एयर हॉस्टेज थी उन्होंने सुरक्षा संदेश देने का प्रयास किया। उनकी सीट के पास में ही आके उन्होंने अपने सुरक्षा संदेश देने के लिए बोलना शुरू किया। तो ये उनसे भी अभद्रता करनी शुरू कर दी और उनको साथ गाली गलौज भी बोलना शुरू कर दिया। और मतलब जो अभद्र भाषा है वो, तो वो काफ़ी जो एयर होस्टेज है काफ़ी उस काफ़ी जो उसको एक तरह से कह लें कि सकपका गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ जो है। ये काफ़ी देर तक चलता रहा। हालांकि कुछ देर के बाद उस एयर होस्टेज ने किसी दूसरे अपने साथी को बोला और फिर आके इनको थोड़ा सा इशारा भी किया। कुछ बोला तो नहीं लेकिन इशारा किया। लेकिन उसके बाद इशारा करते ही फिर ये और ज़्यादा पैनिक हो गए और उन्होंने और गाली गलौज आसपास शुरू कर दी। तो अब ये लगने लग गया कि 15-20 मिनट तक अभी ड्रामा चला। तो हम लोग, मैं पीछे बैठा हुआ था। अब मेरे दिमाग में बार बार यही प्रश्न हो रहा था कि ये जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करते ही इन्होंने प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्रैश जैसे मजाक करते हैं ना घरों के अंदर जो है, तो ये यहाँ पे मजाक इन्होंने शुरू कर दिया बड़े तेज तेज आवाज़ में। मतलब उसको ऐसे इतनी आवाज़ की कम से कम 4-5 सीट आगे के लोग बड़े आसानी से सुन सकते हैं। हमारी बगल वाली सीट पे कुछ बच्चे बैठे थे और कुछ महिलाएं बैठी थी। तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था कि अगर ये बच्चे, जिनको ये इस तरह का माहौल देख रहे हैं, कल को हो सकता है फ्लाइट में सफ़र नहीं करेंगे जो है। महिलाएं डर जाएंगी, वो डर भी रहे थे, हालांकि कोई बोल नहीं रहा था। और दिक्कत ये थी कि चूंकि एयर हॉस्टेज ने कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल नहीं हुए। तो इनको लग रहा था कि अब कोई व्यक्ति बोल तो रहा नहीं है जो है। तो हम लोग तो अगले 2-2.5 घंटे तक ट्रेन में जो भी फ्लाइट में जो भी खुरापात करेंगे वो लोग को सहना है जो। तो फिर मैंने उठ के फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया। हमने कहा कि आपकी एसओपी है, मैंने उनको समझाया, उनके नियम कानून समझाया कि इंडिगो जो है आपको एक एसओपी बनाती है कि जो भी इस तरह से अभद्र व्यवहार करने वाले यात्री होते हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए। आप इनको प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं कर पा रही हैं जो है, और ये आपकी गलती है, कमी है। तो फिर उसको उनको थोड़ा लगा और फिर उन्होंने आपस में बातचीत की जो है। फिर मुझे लगा कि इनसे नहीं टेकअप होगा, और चूँकि पायलट तो अपने फ्लाइट को रन कर रहा है और कोई व्यक्ति है नहीं जो इनको समझा पाएगा। तो फिर मैं खड़े होकर फिर मैंने इनको समझाया, अपना परिचय मुझे देना पड़ा। फिर मैंने बताया कि कानून की भाषा जो है हम आपको समझा देंगे अच्छे से, और आप लोग एक सभ्य व्यक्ति की तरह बिहेव कीजिए जो है। तो फिर वो शांत बैठे, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि ये जो व्यक्ति जो हमें डांट रहा है, ये एक तो हम चूँकि माँ कामाख्या दर्शन कर आए थे तो टीका उका लगा हुआ था और एक गमछा भी पहन के आ रहे थे। तो उनको डाउट हो रहा, पता नहीं आईपीएस अधिकारी है भी या नहीं है। तो शांत तो हो गए। तो एयर होस्टेज मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि सर अभी कुछ समय के लिए हम आपको आगे की सीट पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। और तो फिर मैंने ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं मान गया। लेकिन मेरे दिमाग में था कि इन्होंने बदतमीजी तो की है, और करीब आधे घंटे इन्होंने बदतमीजी की और सबका उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया जो है।
लेकिन ये था कि उनके पास कार्रवाई करें तो कैसे करें? उनमें जो क्रू मेंबर की जो हेड थी वो मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि सर ये ऐसा माहौल ऐसा समय था जिसमें कि फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और उनको पता है कि अब कुछ नहीं होना है जो है, क्योंकि नेटवर्क इसमें जा चुके हैं, कोई किसी से बात नहीं कर सकता जो है, सुरक्षा मापदंड लग चुके हैं, तो इनको पता है 2 ढाई घंटे हम जो भी करेंगे वो लोगों को बियर करना है जो है। एनी हाउ जैसे ही हम फ्लाइट लैंड करने वाली थी उसके पहले लैंड करने के बाद कम से कम हमारे पास 5-10 मिनट का समय होता है जब वो यात्री बाहर निकलते हैं और अपने बैगेज क्लेम को क्लेम करते हैं जो है। तो उतरते ही फिर मैंने करीब 10:30 के आसपास में दिल्ली उतरा T1 पे। तो सीआईएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं उनका नंबर मेरे पास था, मेरे जानकार थे। मैंने रात को लगा वो सो रहे थे, उन्होंने सोते ही बोला क्या बात होगी, तो हमने कहा इमरजेंसी है इसलिए मुझे कॉल करना पड़ रहा है और ज़रा व्हाट्सअप चेक करिए। तब तक मैंने वो टाइप कर दिया था, सारा मैटर टाइप कर दिया था 2-3 मिनट के अंदर, उनको चला गया। और जैसे ही फ्लाइट लैंड की तो मैं तुरंत सबसे पहले बाहर निकल गया, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना भी था कि उतने लोगों में से कौन लोग हैं जो है। तो मैं दरवाजे पे था, तो तब तक सीआईएसएफ की सारी फोर्स आ चुकी थी जो है, इंडिगो का सीनियर अथॉरिटीज आ गई थी। उन तीनों लोगों को उन्होंने डिटेन किया, पूछताछ किया। ये संभावना थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं ड्रिंक किया हुआ है। बाद में फिर जब इनको कार्रवाई शुरू हुई तो इन्होंने माफ़ी वाफ़ी भी मांगी। इनकी ये एक जो सबसे बदतमीजी कर रहा था व्यक्ति जो बी सीट पे बैठा हुआ था, उसकी माँ से बात कराई। उसकी माँ ने भी बोला कि दारू पी लिया होगा और बदमाशी कर रहा हो तो इसको छोड़ दीजिए जो है। तो किसी ने बोला, किसी स्टाफ ने जो है, कि ये दारू पीने की जगह है, ये फ्लाइट जो है दारू पीने की जगह है। तो इनफैक्ट उनको जो भी ट्रीटमेंट था सीआईएसएफ ने उनको अच्छे से ट्रीट किया और मुकदमा भी दर्ज करने की बात की। उसके बाद फिर हम लोग चूँकि निकलना था, फिर हम लोग निकल गए। लेकिन एयर इंडिया का जो स्टाफ था, सीनियर स्टाफ, उनको मैंने बोला कि आपका जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है और आप इसको दिखवाइए, इस कार्रवाई करिए। मेरे पास 2-3 दिनों के बाद इंडिगो का मेल आया हायर अथॉरिटी से। उन्होंने कहा कि आपका जो फीडबैक है, आपके जो सुझाव, उसको हमने गंभीरता से लिया है और क्रू मेंबर्स को उन्होंने हटा दिया है। और ये जो यात्री हैं जिन्होंने अभद्रता की है, उन्होंने बताया कि इस पे हमारे पास जो कार्रवाई करते हैं लेवल 1, 2, 3 कार्रवाई होती है। अगर कोई व्यक्ति यात्री जो है फ़्लाइट के अंदर जो है, अगर वो मौके किसी को गाली देता है, बदमाशी करता है, तो उस पे लेवल 1 की कार्रवाई होती है, जिसमें कि 3 महीने तक वो प्रतिबंध लग जाता है, आप फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा लेवल 2 है तो वो 6 महीने तक होता है। और उसके बाद अगर फ़्लाइट की सुरक्षा को खतरा हो जाए या फिर ये लगे कि पूरा दहशत का माहौल हो गया, जैसा कि इस केस में था कि इन्होंने फ़्लाइट क्रैश होगी के माहौल क्रिएट कर दिया था। तो इसमें लेवल 3 में 6 महीने से लेके आजीवन इसमें वो बैन लग जाता है। तो जहाँ तक इंटरनली अभी 2-3 दिन पहले एक फ़्लाइट यात्री जो है, जो गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे थे, वो शायद मेरे को जानते थे, तो उन्होंने मेरे को संपर्क किया और बोला कि नहीं, हम अभी दिल्ली से फ़्लाइट गुवाहाटी से उसी फ़्लाइट में आए। तो मैंने क्रू मेंबर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, जो आईपीएस अधिकारी ने उस समय कार्रवाई की थी उस पर हमारी जांच चल रही है और हमारे तीनों जो क्रू मेंबर उनको हटा दिया गया है और इंटरनल जांच हमारी इंडिगो कर रही है जो है। तो इसमें क्या होता है, डीजीसीए जो है वो अथॉरिटी होती है जो ये पूरा ये सुपरवाइज़ करती है और जितने भी फ़्लाइट एजेंसीज़ हैं उनको ये डायरेक्शन भी देती है कि अगर कहीं भी लापरवाही हुई तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। और सीआईएसएफ का जो रोल होता है वो एयरपोर्ट तक सीमित होता है जो है। अब फ़्लाइट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ़्लाइट के अंदर सिर्फ एयर होस्टेज हैं जो है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सुरक्षा एजेंसी वहाँ पे नहीं है जो है। तो हमने भी फीडबैक दिया, जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा कि इसमें कहीं कहीं ना कहीं जो भी यात्री फ़्लाइट के अंदर जाते हैं तो उनको एक बार स्क्रीनिंग करनी आवश्यकता है, कहीं वो ड्रिंक करके तो नहीं जा रहा है क्या, कहीं ऐसी कोई नशे में तो नहीं है जो है। और दूसरी बात कि अगर ये एयर होस्टेज के ऊपर छोड़ देंगे और ऐसे अगर 8-10 लड़के अगर अभद्रता करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका कमाल पड़ना, हर हर फ्लाइट में कोई आईपीएस नहीं होता, हर फ्लाइट में जनरली आर्मी के लोग नहीं होते जो है। तो कौन स्टेप लेगा जो है, और इस तरह के माहौल में कौन इनको बचा पाएगा जो है। तो एक सुझाव ये भी निकल के आया कि कोई एक इनके पास अगर एक ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षा से संबंधित हो और वो सिविल ड्रेस में उनके हर फ्लाइट में साथ रहे और इस तरह की घटना हो तो तुरंत इसको टैकल करे जो है। तो इस तरह की बातें निकल के उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एयरलाइंस है वो इसमें थोड़ा सा अच्छे से कार्रवाई करेंगे। इंडिगो बड़ी एजेंसी है, इनफैक्ट पूरे देश में मुझे लगता है कि 80% फ़्लाइट कवर करती है और इनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने गंभीरता से लिया। मुझे लगता है कि एक सबक था, सबक जो है वो यात्रियों के लिए भी था, सबक जो है ये आरोपी लोगों के लिए भी था और इंडिगो क्रू मेंबर के लिए भी था जो है। सर, लेकिन सुरक्षा मानकों की बात आ जाती है तो जैसे अभी आपने पूरा घटनाक्रम बताया, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही सुन रहे हैं। आप वहाँ मौजूद थे, आपने सारी चीजें देखी। बाय चांस सर वाकई में कोई बड़ी घटना हो जाती है या क्रू मेंबर्स जैसे जिक्र कर रहे हैं वो टैकल नहीं कर पाते, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर कहाँ हो जाती है? देखिए, ऐसे माहौल में मैं एक चीज़ और बताऊँ कि चूँकि ये जब जब घटना हुई तो जब एक माहौल जब क्रिएट हुआ
तो चूँकि हर व्यक्ति को ये था कि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, तो इंडिया बैटिंग कर चुकी थी, न्यूजीलैंड को बैटिंग करनी, लेकिन किसी को स्कोर नहीं पता था क्योंकि नेट किसी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे मुझे मैं उनको बधाई दूंगा, पायलट को, अनुज यादव को, जिन्होंने करीब आधे घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिर गए और इंडिया के जीतने की संभावना बढ़ गई है। तो सभी फ्लाइट में सभी यात्रियों ने क्लैपिंग की जो है, तो एक माहौल थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना। और जब फ्लाइट लैंड होनी थी आधे घंटे पहले उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इंडिया मैच जीत गया, तो फिर दोबारा लोगों ने क्लैप किया। ऐसी घटना मुझे लगता है कि जो पायलट होता है, पायलट अनाउंस करते हैं और पायलट की जो बात होती है बड़ी गंभीरता से ली जाती है जो है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर पायलट ने कोई निर्देश दे दिया कि अगर आपके बीच में अगर 4-5 लड़के जो अभद्रता कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्शन दे दे कि अगर क्रू मेंबर्स इनको संभालिए, अगर नहीं संभलते हैं तो हम उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से, और हम कानूनी भाषा के से तहत हम काम करेंगे। जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगी तो हम सीआईएसएफ के जिम में आपको छोड़ेंगे और हम आपके खिलाफ केस करेंगे। इतनी बात भी अगर वो पायलट कह देता है तो मुझे लगता है कि जनरली लोग समझ जाते हैं जो है। लेकिन चूंकि अब हर व्यक्ति पहल नहीं करता, मैं तो देख रहा था कि जो लोग थे आसपास वो लोग भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, उनको डांटने की स्थिति में नहीं थे। तो अंततः मुझे सामने आना पड़ा। करीब 15-20 मिनट के बाद मैंने रिएक्ट किया और फिर मुझे लगा कि मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, तो फिर हमने इनको हैंडल करने का प्रयास किया जो सफल रहा। लेकिन एक सबक भी दे गया कि इसमें कहीं न कहीं आने वाले समय में एक सुरक्षा मापदंडों को और बेहतर करने की आवश्यकता है। कहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो यात्री और बैठे उन्हें लगा हो कि कहीं प्लेन हाईजैक नहीं हो गया हो। ऐसी भी तो सच हम तो देखिए टीवी में देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले हमारे दिमाग में ये होता है प्लेन हाईजैक हो गया, पक्का कहीं से कोई आ गए हैं और हमें ले गए हैं। ऐसी भी तो सिचुएशन हो हाँ, ये सकती है बिल्कुल सर। देखिए, जो फ्लाइट में जो सफ़र करते हैं उसमें सारे लोग हैबिचुअल नहीं होते जो है, या इनके लिए बहुत अनुभवी नहीं होते हैं। बहुत से लोग होते हैं 50% जो पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं, तो उनके मन में एक फ़ियर, एक अलग तरह का फ़ियर होता है कि कैसे टेक ऑफ होगा, कैसे लैंड होगी फ़्लाइट, कैसे फ़्लाइट उड़ती है, कितनी स्पीड में उड़ती है जो है। वो बड़ा एक असमंजस की स्थिति में होते हैं जो है। तो ये जब इस तरह का जब माहौल होता है तो जो भी यात्री है वो कहीं से कहीं वो दबाव में आता जाता है। उसको लगता है कि ये क्या है, मतलब ये कहीं ऐसी कोई घटना हमारे साथ अप्रिय घटना तो नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट मान लीजिए जो व्यक्ति विंडो की सीट पे है, इमरजेंसी सीट पे है, अगर वो कुछ हरकतें करेगा तो उसका प्रभाव सभी यात्रियों के ऊपर आएगा जो है। फ्लाइट की सुरक्षा पे आएगा जो है। फ्लाइट के ऊपर बड़ी एक तरह से पैनिक अगर हो जाए तो उसमें 1 मिनट बैठना मुश्किल है जो है। आदमी ज़मीन पे पैनिक हो जाता हो तो हम तो 4000 40,000 फीट की बात कर रहे हैं जो है। तो ये बड़ा एक विचित्र घटना थी और इस घटना से 2-4 होना पड़ा। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक चूँकि पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, तो हम लोग गुंडों बदमाशों से तो हमेशा टैकल करते हैं। हम लोग उनकी एनर्जी को समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं और टैकल करना भी आता है। तो ठीक है, परिचय दिया तो चीज़ें शांत हुई। और जब ये 2 घंटे तक थे तो आस-पास के लोग कह रहे थे कि जब आपने जब इनको डाँटा तो उसके बाद तो ये शांत हो गए थे, लेकिन इनके मन में एक प्रश्न चल रहा था कि ये वाक़ई वाक़ई आईपीएस अधिकारी हैं या नहीं है जो है। क्योंकि इन्होंने गमछा डाल रखा है और टीका उका लगा रखा है कि ऐसे ही नहीं बोल रहे हों जो है। लेकिन ये भी उनके डर में था कि अगर वास्तव में आईपीएस होंगे तो हमारे साथ कार्रवाई होगी जो है, और नहीं होंगे तो हम बच निकलेंगे जो है। तो ठीक है, सीआईएसएफ ने इनको हैंडल किया, इनके साथ सख्ती से पेश आया। इनफैक्ट एक इनका वीडियो भी बनाया सीआईएसएफ ने, इनसे माफ़ी भी मंगवाई जो है, और इनको इंडिगो को डायरेक्शन भी दिया कि इनकी कार्रवाई करिए। जांच चल रही है, ठीक है, जिनको जो सबक मिलना था वो सबक मिल गया। लेकिन ये मतलब बहुत दुखद था। मुझे लग रहा है कि वो 10-15 मिनट तो मैं भी बड़ा एक तरह से कह रहे हैं कि मैं भी वो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से मैं जूझ रहा था कि क्या हो रहा है जो है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने जो युवा हैं 25 से 30 साल के बीच के, इनमें से एक योगा टीचर था जो है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जो है। ऐसा इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये कोई घर थोड़ी है जो है, ये कोई अपना फार्म हाउस थोड़ी है कि आप इसमें मजाक कर रहे हैं। इसमें 400-500 यात्रियों की सुरक्षा जुड़ी हुई है जो है, आसपास के लोग बैठे हुए हैं, सार्वजनिक जगह पे आप बैठे हुए जो है। इस तरह की बातें करते समय आपको सोचना चाहिए जो है। तो बाद में जब उनके साथ ट्रीटमेंट, तो उनको समझ में आ गया कि हमने थोड़ा-सा अपनी लिबर्टी हमने कुछ ज़्यादा ले ली जो है। ठीक है, आप मजाक करिए, घर के अंदर मजाक करिए, लेकिन सार्वजनिक जगह पे इस तरह से मजाक करना, वो आप कानून के दायरे में होते हैं जो है। अब ये भी ना सोचे कि हम ज़मीन पे नहीं है तो कानून हमारे साथ नहीं है। आपने जैसे बोला, तो कानून के हाथ तो लंबे हैं जो है, वो तो कहीं भी आपको पकड़ेंगे जो है। कानून तो हर जगह काम करता है जो है, उसकी धाराएँ तो हर जगह हैं। बीएनएसएस जो है नई नई धारा है, भारतीय न्याय संहिता, वहाँ भी काम करती है जो है। सीआईएसएफ ठीक है, उस समय फ्लाइट के अंदर सीआईएसएफ नहीं है, लेकिन लैंड तो करेगी ना। लैंड करेगी तब उनके 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 शिकंजे में आ पाओगे जो है। दिल्ली पुलिस आपके स्वागत के लिए बैठी हुई है जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि समझ वाली बात है जो है। और मुझे लगता है इस घटना से जितना ज़्यादा लोग समझ पाए, लोग अपने अधिकारों का उपयोग करें जो है। आप किसी आईपीएस के भरोसे, किसी आर्मी अधिकारी के भरोसे ना रहें जो है। हाँ, आप अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करिए। आप ऐसी बातों पे आप बोलिए, आप कम से कम समझाने का प्रयास करिए। एयर होस्टेस को ही मान के चलिए, कोई महिलाएं हैं जो है। मुझे दुख बात इस बात का भी हो रहा था कि विश्व महिला दिवस है,
मैंने एयर होस्टेस को कि आज आपको पता है कौन क्या है, आज आप आपके लिए स्पेशल दिन है जो है, आपको तो और मजबूत होना चाहिए जो है, और आप इस तरह से सिलेंडर कर रहे हो जो है, आप सिलेंडर करो इसका मतलब हम सब लोग सिलेंडर कर जाएंगे जो है, और ये तो बदमाशी करेंगे, ये तो कल को फ्लाइट को फिर कूदने फाड़ने लगेंगे जो है, वो तो इसमें रेस लगाना शुरू कर देंगे जो है, जब आप कंट्रोल नहीं करोगे तो अपनी सीट से उतर के तो वो कुछ भी करेंगे जो है, किसी के साथ गाली गलौज करेंगे जो है। तो खैर इसका प्रभाव पड़ा और लोगों ने इन लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है। जिस प्रकार का मेल मेरे पास आया, उस मेल में उन्होंने क्षमा मांगी है और कहा कि नहीं बड़ा गंभीर है, और हम दुख मुझे इस बात का है कि आपको भी परेशानी हुई और हमारे अन्य यात्रियों को भी परेशानी हुई है जी। सर, 2 छोटे-छोटे से सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपको अमूमन तो हमने जो है यहीं गुंडे मवालियों को ठीक करते हुए देखा है। लेकिन ये पहली बार थी जब हम खुद भी अखबार पढ़ रहे थे कि ऐसे-ऐसे साहब ने जो है ऊपर भी लगाम कस दी कहीं न कहीं उनकी। कैसे देखते हैं सर कि यूथ जो है आजकल के, अगर 20-25 वर्ष के युवाओं की आप बात करें, वो किस ओर जा रहा है? क्या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, क्या थॉट प्रोसेस उनकी, और वो एक्चुअली में जाना कहाँ चाहता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और ये एक चिंतन का प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो यूथ है आज के समय में जो सोशल मीडिया और इस प्रकार का इन्फ्लुएंसेज है, उसमें कहीं न कहीं वो भटक रहा है जो है। और आज आप देखिए जैसे पूरे विश्व में करीब 60% देशों में बच्चों के लिए, यूथ के लिए मोबाइल बैन किया हुआ है। वो इसलिए बैन किया हुआ है कि अपनी ऊर्जा को संचित करें और सही मार्ग पकड़ें। ऐसे जो युवा हैं जो जिनको लगता है कि कहीं न कहीं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ऐसी जगहों पे भद्रता करने से उनको आइडेंटिटी मिलेगी, लोग उनको उनको ध्यान रखेंगे। आपको मैं बताऊँ कि जैसे अभी बाइक्स बच्चों को बाइक चलाते हुए देखते होंगे, तो बाइकर्स बड़े वो साइलेंसर यूज़ करते हैं जो है, बड़े पटाखों जैसी आवाज़ करते हुए जो है। तो इसमें बहुत जगह कार्रवाइयाँ भी होती हैं, जयपुर पुलिस ने भी काफ़ी कार्रवाई की हैं। तो हम लोग जब इनको इनकी जो मनोस्थिति देखते हैं, तो ये पाते हैं कि जो बाइकर जो अपना साइलेंसर यूज़ करता है और फट, फट, फट करके दिवाली की तरह और पटाखे बजाता है, वो क्यों बजाता है? वो पब्लिक के बीच में अपनी आइडेंटिटी को बताने का खुद प्रयास को करता है साबित कि करने मैं का। क्या हूँ अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जो है। तो ये जो मनोदशा है तो बड़ी गलत है। इसमें बेसिकली पेरेंट्स का बड़ा रोल है। इस घटना में भी हमने इनके पेरेंट्स को इसीलिए फ़ोन करवाया कि कम से कम इसकी माँ या बाप को पता चले कि हमारा बेटा फ्लाइट के अंदर क्या गंदगी कर क्या रहा है जो कर है। सकते हैं? और जब इसके साथ गाली गलौज होगी तो कैसा इसको समझ में आता है, कैसा फील होता है जो है। तो माँ ने तो खैर हाथ पैर जोड़े और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि इनको छोड़ दीजिए, इस बार कोई इनके खिलाफ केस मत करिए, युवा हैं और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि युवाओं को अपनी लिमिटेशन जानना चाहिए, और अगर लिमिटेशन नहीं जानते हैं तो पेरेंट्स की भूमिका बड़ी ज़रूरी है। समाज में जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया है, मीडिया समय समय पे इन चीज़ों को आगाह करती है, ऐसे एपिसोड को दिखाती है, ऐसे चीज़ों को शेयर करती है, सचेत करने का प्रयास करती है, और फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो कानून अपना काम करता है जो है। और यूथ के साथ चूँकि भारत एक कह सकते हैं कि युवाओं का देश है, जितने ज़्यादा युवा सभ्य होंगे, सुरक्षा अपनी संस्कृति को समझने वाले होंगे, तो देश का चेहरा पूरे विश्व में अलग तरीके से रखेंगे। लेकिन अगर ऐसे युवा अगर विदेशों में सफ़र करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके उनका हमारी जो देश की जो इमेज है वो किस प्रकार से जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इसको देखते हैं। और यूथ के लिए ये जब ये एक ग्रुप में होते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है, उनको लगता है कि हमारे पास असीमित शक्ति आ गई है। अकेला हो कोई व्यक्ति हो तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, हम सीमाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप में आता है उसको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि इस घटना समझ में आया कि 3-4 लोगों को लगने लगा कि कोई पब्लिक बोलने वाला नहीं, एयर होस्टेस हमको कुछ हम वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो ये उनको इस पावर का अंदाज़ा हो गया। और उनमें से जो क्रू मेंबर्स में जो सीनियर थे वो मेरे पास आई, और मैंने उनसे बोला भी था कि फ्लाइट लैंड होते तक इन तीनों व्यक्तियों की डिटेल्स मेरे को मिलनी चाहिए जो है, ताकि मैं इन पे आगे कार्रवाई कर सकूं। और तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, और टेक ऑफ करने के बाद इनको ही समझ में आ गया था कि अब हम 2 ढाई घंटे तक कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला है जी। क्योंकि इनको लगता है कि हम कुछ भी बोले कोई रिएक्ट तो कर नहीं रहा जो। हमने कम से कम पचासों गालियाँ दे दी जो है। हमने एयर होस्टेस के साथ बदतमीज़ी कर ली जो है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर एयर रहा। होस्टेस के साथी भी आके इनको सपोर्ट मतलब उनके रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो है। तो ये स्थिति है युवाओं के लिए, तो बड़ा एक कह सकते हैं कि संक्रमण का दौर है देश में जो है। ये इसी से एक मिलता-जुलता एक छोटा-सा सवाल और पूछ लेती हूँ सर। रीलबाज़ी, सोशलबाज़ी, या कहें कि सोशल मीडिया का भी लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कह सकती हूँ सर मैं? देखिए सोशल मीडिया बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो उसकी गंभीरता को समझते हैं, प्लस माइनस को समझते हैं। आज देखिए जो भी बच्चा अपने करियर में आगे बढ़ता है, वो सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग लेता है जो है।
लेकिन जिसने इसका नकारात्मक उपयोग लिया वो कहीं न कहीं दिशा भटक जाता है और अपने करियर को तबाह कर लेता है जो है। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि आपके पास इंटरनेट कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, डाटा कह लीजिए, ये आपके पास अवेलेबल है, पहले नहीं था। पहले लोगों के पास नहीं था तो पहले अपने संसाधन सीमित थे, लोग उसमें प्रयास करते थे, मेहनत करते थे। आज के दौर में जो ये संसाधन आपके पास आज गए हैं, आप अपनी बातों को तुरंत विदिन सेकंड कहीं से कहीं भेज सकते हैं, लेकिन उसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। जो भी देखिए बच्चे जो अपने करियर में चाहे एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में या किसी फील्ड में आगे जा रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा सदुपयोग किया है, उससे अच्छी जानकारियाँ प्राप्त की हैं जो है, और गलत चीज़ों से दूर रखा है जो है। और जिसने इसको रील बनाने की रीलबाज बनने की कोशिश की, एक अलग तरह के आइडेंटिटी में चला गया, तो इसके नकारात्मक चंगुल में फंस जाता है और फिर वो समय उसका निकल जाता है। जो युवाओं का जो एक्चुअल जो समय होता है, वो समय निकलने के बाद फिर वो समय वापस नहीं आता है जो है। तो हम लोग तो उस दौर में देखा है जब हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, हमारे पास किताबें होती थी, हमारे पास अपने माता पिता की डांट हुआ करती थी, हमारे पास छड़ी से हमको फटकारें लगती थी जो है। अब ये दौर बीत चुका है। अब सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है कि आज एक कॉलेज या स्कूल के बच्चे को मोबाइल से छुड़ा पाना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है जो है, और रील से बचा पाना जो है। बच्चा रील में इतना ज़्यादा वो डूब जा रहा है, नशे में डूब जा रहा है कि वो कह लीजिए कि वो 6-6 घंटे रील देख रहा है जो है। तो ये इस तरह की फिनोमेना है जिसमें कि पेरेंट्स की भी बड़ी सरदर्दी है। स्कूल कॉलेजेस में बार-बार कहा जा रहा है, पेरेंट्स को समझाया भी जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें कि इस दौर से जितना जल्दी हम लोग इसके सकारात्मक उसको बताने का प्रयास करते हैं। मीडिया भी कई बार चीज़ों को रखती है, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं, विभिन्न डॉक्टर्स भी और मनोचिकित्सक भी बोलते हैं कि ठीक है आप आधे घंटे, 1 घंटे देख लीजिए, लेकिन अगर आप रील को, किसी वीडियो को और यूट्यूब को अगर 10-10 घंटा देख रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके आदी हो चुके हैं जो है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर पंकज जी सर, और तो वो पूरा घटनाक्रम आपको हमने बता दिया है कि आखिर में क्या हुआ था 8 मार्च को, क्या हुआ था उस फ्लाइट में। उन लड़कों का जो व्यवहार था वो व्यवहार बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं था। और मैं भी सभी यूथ जनरेशन से यही कहना चाहूँगी, देखिए समय बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत खूबसूरत है, तो उसे अच्छे तरीके से जिए। आज़ादी का जो है गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि अभी मैंने शुरू में भी कहा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो गलत तरीके से आज़ादी का इस्तेमाल करेंगे तो कानून के फटके भी फिर आपको लग सकते हैं। तो खैर आप खूबसूरत जीवन को जो अच्छे से एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।